विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज जो हमारा सेशन है वो प्रश्न और उत्तर पर पूरा सेशन है। तो हम लोग, जैसा आप जानते हैं कि आपके बुक में टॉपिक्स के बाद थोड़े थोड़े प्रश्न दे रखे हैं, तो हम उसी सीरीज में चलते हैं और पूरी कोशिश रहती है हमारी कि हर प्रश्न का उत्तर हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? भैया, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी पर असंख्य जीव पाए जाते हैं और इन जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है या नहीं है? हम कहा, अभी हमने जब वर्गीकरण पढ़ा तो कुछ हमारे जो जीव हैं वो जल में हैं, कुछ दोनों जल और स्थल में रहते हैं तभी उनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है, कुछ खाली स्थल में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं लेकिन स्थल पे भी बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा, अगर देखें बहुत ज्यादा, एक हमें विविधता, एक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सब जीवों को अलग अलग अध्ययन करना, उनके आपसी संबंधों को समझना आदि आसान बनाने के लिए जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। कि हम जैसे अब जितने जल में हैं तो हम उनका फिर कैरेक्टर देखते हैं। अच्छा, जल में है तो उनका किस प्रकार का पूरा एक लाइफ साइकिल चल रही है, क्या वो खाते हैं, कैसे उनका जीवन क्रिया चलती है, तो ये सारा अध्ययन करने में एक हमें आसानी हो जाती है। फिर अब जैसे अब हम कहें, ये वाले एनिमल्स आपके पीसेस स्पाइसेस में आ गए हैं, जो हमारे जिसमें सारा मछलियां आती हैं, तो उसमें जब हम रख रहे हैं, मत्स्य ग्रुप में जब हम रख रहे हैं, तो अब अगर हमने किसी भी एनिमल को, हमने ये पढ़ लिया कि ये मत्स्य में आता है, तो हमें ये मालूम है कि उनका हार्ट क्या है, द्विकक्षीय होगा, उनमें रेस्पिरेशन की क्रिया कैसे चलती होगी, उनका बॉडी किस टाइप का होगा, हमें ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स एक समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा वर्गीकरण से हम, अगर हमें जितने जीव है उनका अध्ययन करना है, वो आसानी हो जाती है। अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए। तो जीवों में 3 प्रकार विभिन्नता प्राय देखी जाती है। आकार में, कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया अति सूक्ष्म होते हैं, तो दूसरी ओर जो व्हेल, हर कोई डरता है ना, वो क्या है, वो कई मीटर तक लंबे हैं। तो अगर हम देखें आकार में हमें एक विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर हम जीवन काल का लें तो कुछ जीवों जैसे मच्छर का जीवन काल अति न्यून होता है, लेकिन कुछ अगर हम पेड़ों को देखें, वो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं। तो उनका जो एक लाइफ साइकिल है वो, क्योंकि एक निश्चित होता है कि इसका इतना है, इसकी 5 दिन की है, इसकी 15 दिन की है, इसकी 25 साल की है, इसकी 80 साल की है, तो ये पूरा एक, देखिए एक एवरेज चलता है कि इतने बीच में उनका एक पूरा लाइफ साइकिल चलती है। फिर हम देखते हैं रंग, कुछ जो जीव होते हैं वो रंगहीन होते हैं और कुछ क्या होता है, उनमें इतने आकर्षक रंग होते हैं कि हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोर का एग्जाम्पल ले, कितना कलरफुल एनिमल है, और ऐसी अगर हम देखें तो हमारे कितने चिड़ियां देखें, पक्षी देखें, कितने रंग के होते हैं। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं उनका कोई भी कलर नहीं होता, या हम कहें ब्लैक एंड व्हाइट। अगर हम नाम लें मक्खी मच्छर का, तो उनमें कोई कलर होता है? नहीं होता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये हमने अपनी तरफ से दिए। अगर आप कोई और पॉइंट्स अपनी तरफ सोचते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि 3 उदाहरण थे तो हमने अपनी तरफ से आकार, जीवन काल, रंग दे दिया। विविधता में आप हार्ट के चैम्बर्स के अकॉर्डिंग विविधता कर सकते हैं, उनके जो नए जो जीव वो उत्पन्न करते हैं वो कैसे अंडे देकर होते हैं, कुछ डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो विविधता हमें अलग अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए उनकी कोशिका संरचना सर्वाधिक मूलभूत लक्षण है। और ये जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि कोशिकीय कैसे हैं, है ना, कि वो यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, प्लस उनमें सेल वॉल है या नहीं है।
तो हमने कोशिका से एक उनका जो अगर हमने देख एक बेस जो बनाया था, आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तब इस चीज को समझा था कि बेस हमने क्या बनाया, कि किससे फिर पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, किससे एक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से जीवन आया। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमने कोशिका संरचना सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है। कोशिका संरचना के आधार पर संपूर्ण जीवों को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रॉपर उसमें है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है या नहीं है, तो बेस हमने यहाँ से बनाया था। तो इसलिए हमारा निवास स्थान तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जब हम क्लासिफिकेशन, जब हमारे साइंटिस्ट ने उसको अध्ययन करना शुरू करा, कोशिका संरचना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया? तो जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए उनके निवास स्थान को वर्गीकरण का आधार बनाया कि सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन करा गया था तब ये देखा था कि वो जल में रहते हैं या आपके जमीन पर रहते हैं या वायु में रहते हैं, तो उनका वो कहाँ रहते हैं उस पर एक हमारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया था। उसके बाद फिर और जब रिसर्चेस हुई तो फिर हम कोशिका पर पहुंचे थे। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो ये जो निम्नलिखित आधारों पर जंतु और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। कोशिकीय संगठन के आधार पर, उनका कोशिका संगठन कैसा है, कोशिका भित्ति के आधार पर और प्रोपोर्शन प्रक्रिया के आधार पर। कोशिका भित्ति हमने देखा था कि हमें प्लांट सेल्स में मिलती है और हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। पोषण की क्रिया हमने देखा था कि जो जितने भी हमने पादप में रखे उनके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी हेल्प से उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है, या हम जैसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया चल रही है, और वो अपना जो भोजन है उसका निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो वो तो पोषण कैसे वो पा रहे हैं, स्वयं अपना पोषण वो बना रहे हैं, उससे पोषण ले रहे हैं। तो वो इसलिए पोषण की क्रिया। और दूसरा हमने कैटेगरी देखा, जो अपना स्वयं पोषण नहीं कर सकते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं पोषण लेने के लिए। तो इस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया। आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? तो वो जीव समूह जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, आदिम जीव अथवा निम्न जीव कहलाते हैं। ये जीव समूह उच्च जीवों से कोशिकीय संगठन तथा कार्यों में भिन्न होते हैं। उच्च जीवों का संगठन प्राय जटिल होता है। तो ये आप देखिए, हमने ये शुरू में ही जब हमारा ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रहा था तब इसको कर रहा था कि जो आदिम जीव है तो निम्न जीव अथवा नीम जीव कहलाए हैं, लेकिन इसको प्रेफर नहीं करा है। लेकिन आदिम जीव है कि उनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन जिनमें कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो उनको हमने उन्नत जीव कहा। लेकिन जिनमें चेंजेस नहीं आए, जो आज से 500 साल पहले जिस रूप में थे या 100 साल पहले जिस रूप में थे, आज भी वो उसी रूप में है, तो उनको हम आदिम जीव कहते हैं। जैसे अगर आप देखें, हम कहेंगे अभी भी कुछ जंगलों में आदि मानव पाए जाते हैं। तो आदि मानव जो बिल्कुल जैसे पेड़ पत्तों को लपेट कर ही घूम रहे हैं, उनका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन डेवलप हुआ, जिसने सारा अपना ये इतना ज्यादा कहीं हमने जो आजकल हम जिस उसमें रह रहे हैं वो मॉडर्न टाइम है। लेकिन हम देखें कि जब एक मानव का जब मस्तिष्क डेवलप होना शुरू हुआ, तो किस प्रकार उसने अपने पेड़ की छालों से, पत्तियों से अपने तन को ढका, फिर धीरे धीरे उसने कपड़ा बनाना सीखा, खेती करनी सीखी, और तब हम देखते हैं इतना डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अभी भी अगर कुछ ऐसी अगर देखें मानव जो प्रजाति हैं जो जंगलों में जैसे पहले आदि मानव रहते थे उसी प्रकार रहती हैं, और वही कच्चा भोजन सब ग्रहण करती हैं। तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं अभी भी पाए जाते हैं।
तो क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? नहीं, उन्नत जीव और जटिल जीव एक हो। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? हाँ, उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं, क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है। तो जैसे जैसे विकास होता है तो उनमें उनके बॉडी में एक कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाती है। इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल कह सकते हैं। तो और जैसा जैसा अगर आपने देखें क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हुआ, पहले इतने ऑर्गन्स उनके इंटरनल ऑर्गन्स नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें इंटरनल ऑर्गन्स बनते चले गए और उनमें जटिलता आने लग गई, और वो ही एक उन्नत जीव की कैटेगरी में भी आते हैं। तो इसलिए उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं। सो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे हैं। ये अभी आपका जो इसके बाद के हमारे 2 और सेशंस हैं जिसमें हम और प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने सारे आंसर्स हैं, हमने चैप्टर भी अच्छी तरीके से समझा है, तो बस आप रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में और प्रश्न उत्तर के साथ। बाय।